नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक क्लास और हम करते हैं जीव विज्ञान की, है ना। इसको हम लगातार क्लास करते जाएंगे जब तक जीव विज्ञान के सारे प्रश्न ना हो जाएं। तो सीरियल वाइज हम कराते चल रहे हैं और आपके सारे के सारे प्रश्न जो जीव विज्ञान से संबंधित है वो सारे मैं करा रहा हूँ, है ना। ताकि आपके एग्जाम जो एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, होने वाला है ना। अप्रैल की लास्ट तक आ ही जाएगी डेट, है ना। तो एक एक प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे, इसलिए ज्यादा बताते भी नहीं है। 14 से 15 प्रश्न होते हैं आपके, है ना। इनको आराम से पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट लेके रख ले या फिर नोट्स बना ले तो ज्यादा बेहतर होता है, होगा ना। क्योंकि नोट्स बनाने में क्या है कि आपको 2 बार याद होगा, एक बार देखने पर और एक बार लिखने पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्नों के साथ में। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पायरिला पायरिला किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट है। देखो, जो फसल से कीट संबंधित आते हैं, हो सकता है इससे एक प्रश्न आ जाए और आते भी हैं। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं बताइए कौन सा हानिकारक कीट से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो पायरिला किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट है। तो भाई यहाँ पर कौन सा है, पायरिला किस फसल का प्रमुख हानिकारक कीट है। यानी पायरिला क्या है, एक कीट है और किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसको पहुंचाता है भैया, वो पहुंचाता है आपके गन्ना को। गन्ना की जो फसल होती है, जो काला पड़ जाता है गन्ना, देखते हैं आप लोग ना। तो किसके किसकी वजह से होता है, पायरिला की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगला है, चने के फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट। जो चना होता है, देखते हैं ना, उसमें छेद वेद हो जाते हैं चने में। तो सबसे ज्यादा कीट जो हानि पहुंचाता है वो कौन सा कीट है। तो भैया वो है कटुआ कीट। कौन सा, कटुआ। कटुआ, ठीक है। तो कौन सा कीट है, कटुआ कीट है। ठीक, चलिए अगला है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है। किस विटामिन को एंटी कैंसर की संज्ञा दी गई। तो भैया कौन सा विटामिन है, विटामिन 17, है ना। एंटी कैंसर विटामिन 17 जो है आपके शरीर में अगर है तो आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य के शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो अपने आप निर्माण करते हैं। तो वो कौन से विटामिन है जो अपने आप निर्माण करते हैं, वो भैया है डी और ई। कौन है, डी और ई। ये दोनों विटामिन ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर में अपने आप निर्माण होता रहता है। ठीक है, डी और ई। चलिए अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। जो मानव का शरीर होता है उसमें जल की मात्रा कितने प्रतिशत होता है। देखो, एनसीईआरटी के आधार पर देखा जाए तो यह 57 से लेकर 65% तक है। 57 से लेकर 65% जो होता है मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है। चलिए अगला है, किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। जो हमारी किडनियों में पथरी हो जाती है ना, कहते हैं 4 mm 3 mm की, 5 mm 6 mm की, 18 mm की जो पथरियां होती हैं, उसको बनने के लिए, बनने से रोकने के लिए अगर मैग्नीशियम की अधिकता आपके शरीर में है, मैग्नीशियम आपके शरीर में है तो वो रोकता है पथरी बनने से। किडनी की पथरी जो होती है उसको बनने में रोकता है, इसलिए मैग्नीशियम की आवश्यकता जो है आपके शरीर में होनी, मैग्नीशियम आपके शरीर में होनी चाहिए। अगर है तो आपकी किडनी में पथरी कभी बनेगी नहीं, वो रोक देता है। ठीक, चलिए अगला है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। ये तो सबको रटा हुआ है कि रुधिर का जो थक्का बनता है वो जमने के लिए विटामिन के का, लेकिन उसके साथ साथ एक और विटामिन होता है जिसका नाम है कैल्शियम। जिसका नाम है कैल्शियम। विटामिन के और कैल्शियम दोनों साथ में रहते हैं तो रुधिर का थक्का जम जाता है, फिर खून बहता नहीं, है ना। इसीलिए कहा गया रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के तो होता ही होता है, उसके साथ में कैल्शियम भी होना जरूरी है ना। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे दिए कि विटामिन के और दूसरा ऑप्शन दे दे विटामिन के तथा
कैल्शियम। तो आप विटामिन के तथा कैल्शियम में लगाना, ठीक, कंफ्यूज मत होना, केवल विटामिन के में नहीं लगाना है, ठीक। अगला है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? ये तो सबको पता है कि हड्डी में सबसे ज्यादा लवण कौन सा होता है? फास्फोरस। फास्फोरस होता है? नहीं, कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट होता है। भैया हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कैल्शियम फास्फेट की अधिकता होती है, ठीक। अगला है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई। ये प्रश्न देखो आए हुए हैं, ये जितने भी प्रश्न अभी तक बताए हैं सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, है ना। तो मनुष्य की जो छोटी आंत की लंबाई है वो कितने मीटर की होती है ना। हो सकता है किसी को ना पता हो कि मीटर में कहाँ हो सकता है। तो मनुष्य की जो आंत की लंबाई होती है वो कितने मीटर की होती है? 6 से लेकर 7 मीटर तक की हो सकती है। किसी के अंदर 6 मीटर, किसी के अंदर 7 मीटर, है ना। 6 से 7 के बीच में ही होता है, 6 से 7 मीटर के बीच में होता है छोटी आंत की लंबाई, है ना, जिसकी संरचना जो होती है ऐसे 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 शरीर के अंदर रहती है ना, छोटी आंत की। चलिए अगला है, अमाशय की भित्ति से हार्मोन स्रावित होता है। जो हमारा अमाशय होता है उसकी भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो भैया कौन सा होता है? गैस्ट्रिन होता है। कौन सा? गैस्ट्रिन होता है। ये प्रश्न आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला है, वसा तथा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। जो हमारे शरीर में वसा होती है और प्रोटीन, है ना, इनका पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? तो भैया पाचन का प्रारंभ की बात करें तो ये भी अमाशय से होता है। कहां पर होता है? अमाशय से होता है। इसका प्रारंभ भी अमाशय से पाचन क्रिया इसकी शुरू हो जाती है ना। अगला है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? लो भाई, इंसुलिन की खोज कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी। कोई एक नहीं था भाई, इसमें दो लोग थे। कौन थे? एक थे बैंटिंग और एक थे वेस्ट। और इसकी खोज कभी कभी सन पूछ लेता है कि इंसुलिन की खोज किस सन में हुई थी, तो 1921 में आपको बताना है। और किसने किया था? बैंटिंग और वेस्ट ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न है, अस्थियों का निर्माण होता है, जो हमारी अस्थियों का निर्माण होता है वो कहां पे होता है? तो भैया वो होता है संयोजी ऊतकों से होता है। किससे होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। कहां से होता है? संयोजी ऊतकों से इसका निर्माण होता है। किसका? अस्थियों का निर्माण होता है। अगला है आज का आखिरी और बिल्कुल आसान, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जो छोटा बच्चा होता है उसमें हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? वयस्क मनुष्य में तो कम पाई जाती हैं, लेकिन शिशुओं में अधिक पाई जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा हड्डियों की संख्या उसकी भी कम हो जाएंगी। यानी जो वयस्क इंसान की होती हैं 206 हड्डियां, वैसे ही इसके भी 206 हड्डियां रह जाएंगी। तो शिशुओं की बात करें तो भैया 300 इसमें होती हैं। कितनी होती हैं? 300। और वयस्क में कितनी होती हैं? 206, ठीक। तो आज के ये बेहतर प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इनको आप देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो कि हाँ अच्छी है, तो देखने के बाद आप लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। कोशिश करें कि आप अपने और दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दें। तो जीएस में जीव विज्ञान आपका लगभग खत्म ही होने वाला है, थोड़ा से बचा है, 4-5 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे, है ना। और रीजनिंग की क्लास 3-4 चैप्टर हो चुका है। जो भी रीजनिंग आएगा केवल वही पढ़ना है एनटीपीसी में, अन्यथा दूसरे चैप्टरों को नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।